नमस्कार। अभी हम लोग जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रायपुर डिवीज़न का। और ये एसएनडी का जो 30% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा, यानी जिसको हम लोग रैंकर कोटा कहते हैं, सीनियरिटी बेसिस के जो एग्ज़ाम होते हैं जेई टेलीकॉम के, उसका ये पेपर है। और ये पेपर का डेट ऐसे मेंशन नहीं है इसमें कि कौन से डेट को लिया गया है, बट जैसा हम लोगों ने पहले सभी पेपर्स में देखा है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसमें भी पहले के जैसे ही 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें 10% क्वेश्चंस राजभाषा से हैं और सिर्फ ओनली 100 को ही हमें अटेम्प्ट करना है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रैंकर कोटा के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमने पहले भी देखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो किसी भी प्रश्न को अनसॉल्व्ड नहीं छोड़ना है या अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, सभी को अटेम्प्ट करना ही करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अनअटेम्प्ट रखने का कोई औचित्य नहीं है इसमें, इसलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो चलते हैं आगे। अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें 110 एक एक करके सबको लेते हैं और डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है RS-232 9 पिन कनेक्टर, जिसको हम लोग DB9 भी कहते हैं। RS-232 D 9 पिन कनेक्टर के जो हम लोग जनरली देखे होंगे पीसी में इस्तेमाल होते हैं, मॉडेम में इस्तेमाल होते हैं, जो पुराने टाइप के डाटा इक्विपमेंट्स थे जिसमें हम लोग एज ए कंसोल पोर्ट हम लोगों ने देखा है कि वहाँ 9 पिन कनेक्टर इस्तेमाल होता है, जिसमें प्रोटोकॉल फॉलो होता है RS-232D। उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पिन नंबर जो इस्तेमाल होते हैं, जनरली हम लोगों ने देखा है कि 3 पिन इस्तेमाल होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के तौर पर, 2, 3 एंड 5। तो उसमें से ग्राउंड पिन कौन सा है ना। तो 2, 3 जो इस्तेमाल होते हैं वो ट्रांस एंड रिसीव के लिए इस्तेमाल होते हैं, आइदर रिसीव और ट्रांस कह सकते हैं आप उसको। बट उसमें जो 5वां नंबर पिन है, पिन नंबर 5, वो हमारे ग्राउंड पिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 3 पिन ही इस्तेमाल होते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जो पिन नंबर 2 है, इधर रिसीव और ट्रांस, मोस्टली रिसीव ही होता है बट हम लोग ट्रांस मान के चलें। तो पिन नंबर 2 पर अगर रिसीव या ट्रांस हो रहा है तो सेम फैशन में पिन नंबर 3 ट्रांस एंड रिसीव हो सकता है, बट जो 5 नंबर है वो ऑलवेज ग्राउंड रहेगा, ऑलवेज ग्राउंड कनेक्शन होगा। सेम फैशन में अगर यही क्वेश्चन 25 पिन कनेक्टर के लिए आता तो वहाँ पर पिन संख्याएं, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं RS-232C टाइप कनेक्टर, 25 पिन कनेक्शन वाले, वहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं कि पिन 2 एंड 3 ट्रांस एंड रिसीव के लिए है, इधर ट्रांस और रिसीव। बट जो पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 7 है ना, 7 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोनों को याद रखेंगे हम लोग कि जो 9 पिन कनेक्टर है वहाँ पर 5वें पिन ग्राउंड होता है और 25 पिन का कनेक्टर, जिसको हम लोग RS-232C भी कहते हैं, उसमें 7th नंबर पिन जो है वो ग्राउंड होता है। और सेम जो 2 एंड 3 पिन नंबर है वो एज इट इज़ है, जैसे RS-232D यानी 9 पिन कनेक्टर में होता था, वैसे ही RS-232C 25 पिन कनेक्टर में भी फॉलो होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो है D 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। अर्थ एंड न्यूट्रल, जो हम लोग 230 वोल्ट एसी सप्लाई इस्तेमाल करते हैं उसमें एक पोलैरिटी डिफरेंस पूछा गया है यहाँ पर कि अर्थ एंड न्यूट्रल में वो वैल्यू मोर देन 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 5 वोल्ट से ज़्यादा हमारा जो है पोलैरिटी डिफरेंस अर्थ एंड न्यूट्रल के बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है जेनर डायोड। जेनर डायोड हम लोगों ने बहुत बार ये देखा है कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अ ट्रांजिस्टर हैज़, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर हैज़ व्हाट नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस। तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स पढ़ा है, पीएनपी है, एनपीएन है, फेट है, मॉसफेट्स हैं, तो एटलीस्ट 2 जंक्शंस तो रहेंगे। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर्स है वहाँ भी 2 जंक्शन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं तो वहाँ भी 2 जंक्शंस हैं, तो यहाँ पर 2 पीएन जंक्शंस आर अवेलेबल इन ए ट्रांजिस्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अ गेन ऑफ 1000 टाइम्स एक्सप्रेस्ड इन डीबी। 1000 टाइम्स गेन को हम लोग डीबी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल चार्ट है, आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये चार्ट है, ये लॉस और गेन एज ए रेशियो के तौर पर इस चार्ट को दिया गया है कि जब 1000 टाइम्स गेन आपका हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉस एंड गेन जो डेसिबल में होगा वो 30 dB होगा। बट वो आता कैसे है? वो आता है इस फार्मूला के ऊपर। ये जो फार्मूला आप ऊपर देख पा रहे होंगे, पी आउटपुट वर्सेस पी इनपुट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेसिबल में जो हमारा जो फार्मूला काम करता है वो होता है 10 log पी आउटपुट्स वर्सेस पी इनपुट। तो अगर हम लोग 1000 टाइम्स को लेके चलें, यानी 10 to the power 3 होता है, तो 10 to the power 3 का जो 3 है पावर में, वो आगे आके 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारा आंसर हो जाएगा 30 dB। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मुझे लगता है कि एक बार रेफ़र करने जैसा है सभी को, क्योंकि ये जैसे जैसे टाइप्स गेन का जो टाइम है, जैसे 1000 टाइम्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था तो 10 to the power 3 हो गया था, बट अगर 100 टाइम्स के लिए पूछा जाएगा तो 10 to the power 2 हो जाएगा और वो 2 आगे आकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये चार्ट है जो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, फिर वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर पर। सो गेन ऑफ 1000 टाइम्स, जैसा हमने देखा उस चार्ट के हिसाब से 30 dB इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, अक्सर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वीएफ फ्रीक्वेंसी बैंड हमारा जो होता है वो 0 से 4 किलो हर्ट्ज के रेंज में होता है, या हम उसको 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज का रेंज भी कहते हैं। तो 0 से 4 किलो हर्ट्ज अगर लिखा हो तो भी वो सही ऑप्शन है। एग्जैक्टली जो बैंड होता है वो 300 हर्ट्ज टू 3400 हर्ट्ज होता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, डीवीएम डिनोट्स एन एब्सोल्यूट पावर लेवल मेजर्ड इन डेसिबल्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो डीवीएम पावर को हम लोग 1 मिलीवॉट के रेफरेंस से मेजर करते हैं, है ना। 7C, जैसे हम लोग कहते भी हैं कि 1 मिलीवॉट पावर इक्वल्स टू 0 dBm। एब्सोल्यूट पावर लेवल जो हमारा जो 0 dBm लेवल है वो 1 मिलीवॉट के इक्विवेलेंट होता है, तो हम लोग रेफरेंस भी 1 मिलीवॉट ही लेकर चलते हैं। ठीक, अब 8 नंबर क्वेश्चन उससे ही मिलता जुलता है, जैसा कि 7 में पूछा गया था। 1 वॉट पावर इन dBm इक्वल्स टू, तो हमने पहले पढ़ा कि 1 मिलीवॉट इक्वल्स टू 0 dBm, बट यहाँ 1 वॉट कह रहा है, दैट मीन्स 10 to the power 3 मिलीवॉट्स। तो यहाँ पर 10 to the power 3 मिलीवॉट्स अगर कहा गया तो जो फार्मूला है वॉट एंड डीवी का, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हमारा 30 dBm पावर
आता है 1 वाट पावर के लिए। ठीक है, तो फार्मूला डीवीएम का हमने पहले भी बहुत सारे पेपर में इसको एज ए रेफरेंस लिया हुआ है। आप चाहे तो नेट पर भी सर्च कर लेना, आपको एक फ्रीक्वेंसी इसमें वॉट एंड डीवीएम का चार्ट बना हुआ है, एज इट इज़ है। 0 डीवीएम कितना होता है, 1 वाट के बराबर डीवीएम कितना होना चाहिए, 2 वाट के बराबर कितना होना चाहिए, 4 वाट के बराबर कितना होना चाहिए। तो आप चाहे तो फार्मूला रेफ़र कर सकते हैं, या जो बेसिक 2-3 वॉट जो एज ए रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं, 0 डीवीएम कितना, 30 डीवीएम कितना, 60 डीवीएम कितना, तो ये 2-3 अगर आप याद भी रखें तो भी हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था 30 डीवीएम। क्यों? क्योंकि हम लोग रेफरेंस ले रहे थे 1 मिली वॉट का, बट यहाँ 1 वाट पूछा गया, यानी 1 वाट में 10⁻³ मिली वॉट होता है, 1000 टाइम्स। सो 30 dBm is the right answer। 9 नंबर क्वेश्चन है, if a wire having resistance value R is stretched to double its length, यानी किसी तार की जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो R है और उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल किया जाता है, तो जो न्यू रेसिस्टेंस वैल्यू होगी स्ट्रेच्ड के वायर की, वो इनमें से क्या होगी। तो इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझते हैं। सो हम लोग क्या जानते हैं कि जो फार्मूला कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज गिवन बाय दिस फार्मूला, R इक्वल्स टू रो L बाई A, है ना। बट जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा, कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। तो एक एक करके देखें। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज, क्योंकि स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगी। एरिया घटेगी, क्योंकि स्ट्रेच करने के बाद उसका जो डायमीटर होगा वो रिड्यूस करेगा, एरिया आधी होगी चूंकि। और डी जो होगा, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो रेसिस्टिव कोफिशिएंट है वो सेम ही रहेगी। तो अगर लेंथ को डबल किया जाता है तो जो न्यू लेंथ जब बनेगी वो होगी डबल ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी एल न्यू इक्वल्स टू 2L। बट क्वेश्चन में है कि हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने के हिसाब से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो जो उसकी प्रीवियस क्रॉस सेक्शनल एरिया थी उसकी आधी हो जाएगी। सो न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स ए न्यू इक्वल्स टू प्रीवियस एरिया डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम इसको अपने फार्मूला पर सेट करके देखें, R इक्वल्स टू रो L बाई A, तो फाइनली हम क्या पाते हैं कि लेंथ डबल हो रही है, एरिया आधी हो रही है। तो जब हम इस फार्मूला को सही तरीके से जब चेक करेंगे तो जो R न्यू है वो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था उसका 4 गुना हो चुका होगा, क्योंकि लेंथ डबल हो रही है और एरिया आधी हो रही है। सो हमारे लिए जो फार्मूला ऑलवेज इस्तेमाल होने वाला है वो रो L बाई A ही होने वाला है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। सॉरी, रो L बाई A, तो ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है और इसी पे हम लोग चलेंगे। आई डोंट नो, ओके ठीक है। तो अभी हमारा जो यहाँ पर एज जैसा फार्मूला हमने यहाँ पर देखा था कि लेंथ डबल हो रही है, एरिया आधी हो रही है, तो अब जो नया रेसिस्टेंस, जो नो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो
4 गुनी होगी ओल्डर वन से, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट वन। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अ 3.5 डिजिट्स डिजिटल मल्टीमीटर कैन शो वैल्यूज फ्रॉम। तो ये हम लोगों ने लास्ट हैदराबाद या किसी के पेपर में हमने डिस्कस किया था कि जब इस तरीके का नोटेशंस इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल मल्टीमीटर 3.5 डिजिट्स के लिए, तो वहाँ पर ये ऑप्शन हम लोगों को सेलेक्ट करना है। वहाँ पर सवाल यही था, बट जो पूछने का था वहाँ पर 4.5 डिजिट्स डिजिटल मल्टीमीटर कैन शो वैल्यूज फ्रॉम, तो वहाँ पर ऑप्शन था 0 to 1999, 4 9 आएंगे, एक 1 आएगा, है ना। तो इससे मिलते जुलते 2 ही सवाल हमने अभी तक देखे हैं। 4.5 डिजिट्स डिजिटल मल्टीमीटर की जो रीडिंग वैल्यू होगी वो कब कैसे स्टार्ट होगी, 0 to 1999 होगा। लेकिन अगर यही 4.5 डिजिट्स का जब सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ पर 0 to 19,999 होगा। यानी वहाँ पर अगर 4.5 के लिए पूछा जाएगा तो हमारा जवाब होना चाहिए 0 to 199। ये किसके लिए था, 4 1/2 का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये 2 सवाल अभी तक मिले हमें इस तरह के। 3.5 डिजिट्स डिजिटल मल्टीमीटर की रीडिंग वैल्यू कैसे हम दिखाएंगे, और 4.5 के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी भी पूछे गए हुए हैं। अभी 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है। द डिजिट्स यूज्ड इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने जो डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाइनरी में हम लोग 0 and 1 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर डेसिमल होता तो 0 to 9 तक की संख्याएं इस्तेमाल होती हैं, और हेक्साडेसिमल हो तो फिर हम लोग 0 से 9 तक के डिजिट तो इस्तेमाल करते ही हैं, हम लोग फिर ABCDEF अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल करते हैं अप टू 15 तक की संख्याओं को दिखाने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, अ गेट इज अ लॉजिक सर्किट विच 1 or more इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक किसी डिवीजन के क्वेश्चन पेपर में था ये, कि जो लॉजिक गेट हम इस्तेमाल करते हैं उसके मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। 1 or more इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट इज पॉसिबल इन ए लॉजिक गेट। ओके, 12 नंबर भी हो गया हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉजिक गेट से रिलेटेड है। विच इज द लॉजिक गेट वेयर ऑल इनपुट सिग्नल्स मस्ट बी हाई टू गेट ए हाई आउटपुट। तो ऑप्शंस में और है, नॉट है, नैंड है एंड है। तो एंड के केस में हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी इनपुट सिग्नल लो है तो हमेशा लो आउटपुट ही मिलेगा, बट अगर सभी इनपुट सिग्नल्स अगर हाई होंगे तो ही हम लोग हाई आउटपुट ले सकते हैं। और में क्या होता है, एनी वन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई, आउटपुट मस्ट बी हाई। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ पर कि सभी इनपुट सिग्नल्स हाई होंगे तो ही हाई आउटपुट हमें अचीव हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन, एंड गेट। इससे मिलते जुलते एक क्वेश्चन और आता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और सीक्वेंशियल सर्किट के हिसाब से जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स साइमल्टेनियसली कैन बी मेड बिटवीन 2 एक्सचेंजेज व्हेन कनेक्टेड थ्रू PRI। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि PRI स्टैंडर्ड में
30 बियरर चैनल होते हैं, सो 30 नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली थ्रू PRI। तो नंबर ऑफ चैनल्स 30 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 30 सही ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि PRI का जो फार्मूला है वो क्या है, 30B + 1D + 1 OH। 30 बियरर चैनल है, यानी 30 साइमल्टेनियस कॉल्स आर पॉसिबल इन PRI कंडीशन। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। तो हमारे कंट्रोल सिस्टम के तौर पर हम लोग SPC वर्किंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं जो भी हमने अभी तक देखा है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल बेस्ड ही होते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का जो वर्किंग प्रिंसिपल भी हम कह सकते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल ही होता है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है, द डुप्लीकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर द PSU पावर सप्लाई यूनिट कार्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इज। डुप्लीकेशन ऑन सिस्टम एम्प्लॉयड, तो जब भी हम लोग पावर सप्लाई कार्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं तो वो लोड शेयरिंग स्टैंड बाई के तौर पर काम करता है। लोड शेयर भी करता है और स्टैंड बाई भी होता है। तो हम लोग ये जो ऑप्शंस सारे दिए गए हैं, पैसिव स्टैंड बाई, लोड शेयरिंग स्टैंड बाई, N+1 रिडंडेंसी एंड नन ऑफ वेव, इनमें सबसे जो परफेक्ट ऑप्शन है वो है लोड शेयरिंग, क्योंकि हम लोग वहाँ PSU कार्ड जो लगाते हैं वो लोड शेयरिंग बेसिस पर लगाते हैं और वो स्टैंड बाई मोड में भी काम करता है। तो 16 में ऑप्शन बी इज द राइट वन। 70 नंबर क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज। द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हमने देखा कि 3-4 डिवीजन में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन इसको पूछा हुआ है, चाहे वो WR का क्वेश्चन हो, चाहे सेंट्रल का क्वेश्चन हो, NR का क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जैसा ही आप ऑप्शन पढ़ेंगे कि अर्थिंग का मेन मोटिव क्या है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के हिसाब से, तो रिटर्न पाथ, करंट रिटर्न पाथ के तौर पर, सेफ्टी के लिए, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं सभी राइट हैं। सो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट वन। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस ऑफ OFC इंस्टॉलेशंस। तो हम सब लोगों ने पढ़ा है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस के लिए जो अर्थिंग वैल्यू होगी, अर्थ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 ओम होना चाहिए। तो मैक्सिमम लिमिट लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम लिमिट हमारी 1 ही होगी, क्योंकि ऑलवेज हमें लेस देन 1 ओम की तरफ जाना है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इन OFC एंड एक्सचेंज इंस्टॉलेशंस विच लीड ऑफ द चार्जर इज अर्थ। तो -48 वोल्ट DC हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस माइनस कन्वेंशन का मतलब ही यही है कि हम लोग पॉजिटिव लीड को हमेशा अर्थ करते हैं, पॉजिटिव लीड को, और नेगेटिव जो है लोड को ड्राइव करता है। ओके, प्राइमरी प्रोटेक्शन इन MDF, ये भी हमने पहले पेपर में डिस्कस किया हुआ है कि जो प्राइमरी प्रोटेक्शन MDF में होता है वो हमारा गैस डिस्चार्ज ट्यूब हो सकता है, IPM हो सकता है। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब GDT जिसको कहते हैं वो हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन है, और जो MOV है वो हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, RJ11 RJ45, उसमें जो RJ शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। और अगर RS-232 के बारे में पूछा गया कि उसमें RS जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो किसके लिए है, तो वो है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। रिकमेंड स्टैंडर्ड जो है RS के लिए इस्तेमाल होता है, RJ के लिए रजिस्टर्ड जैक हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी DTMF डायलिंग द फ्रीक्वेंसी यूज्ड लाइज इन।
ये जो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी का जो DTMF फ्रीक्वेंसी चार्ट है, उस चार्ट के में जो भी फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल हुई हैं वो किस फ्रीक्वेंसी बैंड में एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लोगों ने जितने भी फ्रीक्वेंसी देखे वहाँ पर सभी बिलो 4 किलो हर्ट्ज हैं, 4000 यानी 3400 हर्ट्ज से नीचे के हैं, यानी वो सब VF बैंड में हैं। और स्टार्टिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो भी 300 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, यानी 300 से ज़्यादा है और 3400 हर्ट्ज के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि वो VF बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी। डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी में जो भी डायलिंग फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी, वो VF बैंड की फ्रीक्वेंसीज हैं। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी डायलिंग हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज यूज्ड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये है कि जब हम लोग डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी DTMF डायलिंग जब करते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल जब हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी एक डिजिट डायल करते हैं तो वहाँ पर डुअल फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती हैं, रो एंड कॉलम फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती हैं सिंगल डिजिट के लिए। तो जाहिर सी बात है जब हम डायलिंग करते हैं तो डबल डिजिट डायलिंग होती है, वहाँ पर हम उन्हीं 4 रो फ्रीक्वेंसीज और 4 कॉलम फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके मिनिमम 1 टाइम डायलिंग जब होती है डबल डिजिट की तो 4 फ्रीक्वेंसीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सवाल मैं जो समझ पा रहा हूँ ये उसी संदर्भ में पूछा गया है। जो ऑप्शन देख के लग रहा है कि डायलिंग के टाइम पे हम लोग डबल डिजिट डायलिंग करते हैं तो ये 4 फ्रीक्वेंसीज हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर, इन ऑटो एक्सचेंज परमानेंट लाइन PG सिग्नल is sent to the calling subscriber। कॉलिंग सब्सक्राइबर को परमानेंट लाइन सिग्नल कब भेजी जाती है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉल्ड सब्सक्राइबर टेक्स टू लॉन्ग टू रिसीव द कॉल, या फिर नंबर नॉट इन रेंज ऑफ एक्सचेंज, और थर्ड ऑप्शन है सब्सक्राइबर टेक्स टू लॉन्ग टू डायल। तो परमानेंट लाइन PG सिग्नल जो हमारे हिसाब से होना चाहिए वो नंबर नॉट इन रेंज ऑफ एक्सचेंज और सब्सक्राइबर टेक्स टू लॉन्ग टू डायल। तो ये जो 2 ऑप्शन हैं ये PG लाइन के संदर्भ में सही हैं। तो ऑप्शन B एंड C बोथ आर करेक्ट। परमानेंट लाइन सिग्नल कॉलिंग सब्सक्राइबर को भेजी जाती है जब नंबर एक्सचेंज के रेंज में नहीं है या सब्सक्राइबर डायल करने में आवश्यकता से अधिक समय लगा रहे होते हैं। तो सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। 25 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वे स्टेशंस कैन बी इन ए कंट्रोल सेक्शन यूजिंग 2 डिजिट कोड। तो ये DTMF का क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा है कि DTMF सिस्टम में अधिकतम 99 स्टेशंस हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। 99 वे स्टेशंस को हम लोग डबल डिजिट कोड्स दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। 26 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम लेंथ ऑफ अर्थिंग स्ट्रिप विच कनेक्ट्स टेलीकॉम इक्विपमेंट टू अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी। 26 नंबर, तो मिनिमम लेंथ ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कितना रखना है। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि वो डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल, शॉर्टेस्ट वन है ना, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो उतना बेहतर है, क्योंकि सही अर्थ रेसिस्टेंस अचीव करने के लिए हमारी जो कनेक्टिंग लेंथ है अर्थिंग स्ट्रिप के साथ में जो टेलीकॉम इक्विपमेंट की कनेक्टिविटी बन रही है वो जितनी छोटी हो उतना अच्छा। सो राइट ऑप्शन इज द D1। DTMF कंट्रोल इक्विपमेंट वर्क्स ऑन। DTMF कंट्रोल इक्विपमेंट 27 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वोल्ट DC पर कार्य करता है। तो 12 वोल्ट DC पर कार्य करता है।
28 नंबर क्वेश्चन है नॉमिनल रिंगिंग पीरियड एट वे स्टेशन इज। तो नॉर्मल रिंगिंग पीरियड एट वे स्टेशन इज बी 4 ± 0.5 सेकेंड्स। ये रिंगिंग पीरियड एट वे स्टेशन का ये जो 4 ± 0.5 सेकेंड क्यों होता है, ये हम लोग रीसेट का जो नोट्स है ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल का, उसमें एक बार चेक करते हैं। तो ये पेज नंबर 19 में कंट्रोल ऑफिस इक्विपमेंट का जो पैरा नंबर 3.5 का जो पैरा है, उसमें पॉइंट नंबर आई जैसा हम पढ़ पा रहे हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द रिंगिंग एट वे स्टेशन शैल नॉर्मली बी 4 सेकेंड्स ± 0.5 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी संदर्भ में पूछा गया है। और देखिए हमने यहाँ पे अभी जो 99 स्टेशन कोड्स की जो बात की थी वो भी यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है। इट शैल बी पॉसिबल टू कॉल मैक्सिमम ऑफ 99 स्टेशंस विथ 2 डिजिट कोड्स। ठीक है, और हमारी जो सर्किट होगी वो ओमनीबस सर्किट होगी। सो 4 ± 0.5 सेकेंड्स नॉमिनल रिंगिंग पीरियड होगा एट वे स्टेशन फॉर द कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। 29 नंबर क्वेश्चन है टू इंक्रीज द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी सेल्स द सेल्स हैड टू बी कनेक्टेड इन। तो सेल्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर आवर कैपेसिटी बढ़ती है, और सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ केबल पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर 4 वायर E&M वर्किंग। तो 3 पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलेसिव एंड जो थर्ड वन है उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। 3 नंबर ऑफ केबल पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर 4 वायर E&M वर्किंग। 31 नंबर है इन्वर्टर कन्वर्ट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कन्वर्टर और इन्वर्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे हैं कि अलग अलग पेपर में आए हुए हैं। इन्वर्टर कन्वर्ट्स AC टू DC या DC टू AC, DC टू DC या AC टू AC। तो इन्वर्टर हमेशा DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और DC कन्वर्टर चॉपर का काम करता है, DC DC कन्वर्जन होता है वहाँ पर। रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो प्रश्न 3 ही आ सकते हैं। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC टू DC, इन्वर्टर कन्वर्ट्स DC टू AC, और जो DC कन्वर्टर है वो DC टू DC करता है, चॉपिंग करता है DC लेवल्स का। 32 नंबर क्वेश्चन है फॉर कन्वर्टिंग 2 वायर टू 4 वायर हम लोग कौन सी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पढ़ा है हाइब्रिड सर्किट का इस्तेमाल होता है 2 वायर टू 4 वायर, 4 वायर टू 2 वायर करने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है इन EC सॉकेट द ट्रांसफार्मर यूज्ड हैव द इम्पीडेंस रेशियो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। हम लोग इसी सॉकेट के ऊपर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं वो 470 1120 करते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि और कौन कौन से ट्रांसफार्मर हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने होते हैं। तो टेलीकॉम हैंडबुक में हम देख पा रहे हैं इम्पीडेंस रेशियो ऑफ मैचिंग ट्रांसफार्मर्स की कंडीशन में कि अनलोडेड क्वाड केबल 470 ओम्स का अनलोडेड क्वाड केबल जो हम इस्तेमाल करते हैं, और किस सर्किट के साथ में हम लोग कौन सी मैचिंग ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल करेंगे। तो 470 is to 1120
का जो मैचिंग ट्रांसफार्मर है वो हम लोग वीएफ सर्किट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कंट्रोल सर्किट्स के लिए और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सॉकेट्स के लिए करेंगे। 470-600 का जो मैचिंग ट्रांसफार्मर है वो इस्तेमाल करेंगे फॉर टर्मिनेशंस ऑफ टू वायर सर्किट्स लाइक एलसी गेट्स, पीडी मक्सेस इत्यादि। और 470-1120 का जो मैचिंग ट्रांसफार्मर है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग ब्लॉक सर्किट्स के लिए। तो यही तीन जो ट्रांसफार्मर्स एंड पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है और इन्हीं में से ही आगे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो ये तीन जो रेशियोज़ हैं इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। 470:1120, 470:600 एंड 470:1120 अलग अलग सर्किट के केस में अलग अलग है। तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन था वो था EC सॉकेट द ट्रांसफार्मर यूज्ड हैव द इम्पीडेंस रेशियो 470-1120। 34 नंबर क्वेश्चन है इन ए हाइब्रिड ट्रांसफार्मर द लॉस इज। तो हाइब्रिड ट्रांसफार्मर में जो हमारा लॉस है वो हम लोग मान के चलते हैं 3 dB। 35 नंबर क्वेश्चन है अ पावर एम्पलीफायर गिव्स अ गेन ऑफ 3 dB, यानी 3 dB का गेन कब पॉसिबल है? जब इनपुट इज 1 watt है तो आउटपुट विल बी 2 watt। ठीक है, पावर जब 35 का एज पर फार्मूला जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 3 dB के गेन के साथ में, तो वो 3 dB गेन तब होगा जब हमारा 2 watt आउटपुट पावर है। 36 नंबर है नंबर ऑफ 20 watts लाउड स्पीकर्स परमिटेड टू कनेक्ट ए 250 watt एम्पलीफायर। तो 250 watt का एम्पलीफायर है, उसमें हम लोग 20 watt के कितने लाउड स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछने का यहाँ पर मतलब है। तो हम लोग जनरली प्रैक्टिस क्या हमारी है कि हम लोग जो एम्पलीफायर की जो पावर रेटिंग है उसका 80% ही हमें कंज्यूम करना है, 80% ही हमें खर्च करना है। तो 250 watt के एम्पलीफायर के लिए जो हमारा परमिसिबल जो पावर टेकिंग रेंज है वो है 200 watt। और 20 watt के स्पीकर अगर हमें लगाने हैं तो हम 200 watt के हिसाब से देखें तो सिर्फ 10 स्पीकर ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो 36 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑलवेज हम लोग 80% पावर कंज्यूम करने के हिसाब से अगर देखें तो 20 watt के 10 स्पीकर ही हम लोग लगा सकेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोफोन इज ए एम्पलीफायर है क्या, रेक्टिफायर है, रेगुलेटर है या ट्रांसड्यूसर है? तो माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर, जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। 38 नंबर क्वेश्चन भी पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता भी है कि मेटेलिक सीथ इज प्रोवाइडेड इन आरई केबल। आरई केबल में मेटेलिक सीथ क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो जाहिर सी बात है रिड्यूस द इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो 38 का जो ऑप्शन है वो है रिड्यूस इंड्यूस्ड वोल्टेज। 39 नंबर क्वेश्चन है ट्विटर कनेक्ट्स टू। ट्विटर जो है वो किस सेक्शन से कनेक्ट किया जाता है? तो ट्विटर हमेशा हाई पास फिल्टर के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। लो पास फिल्टर यानी हमारे वूफर या सब वूफर का जो वूफर है या फिर बेस, जो बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हमेशा लो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो ट्विटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी के कंट्रोलिंग एंड एप्लीकेशन के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ट्विटर हमारा हाई पास फिल्टर के सेक्शन में कनेक्ट किया जाएगा।
39 का बी ऑप्शन होगा। मीनिंग ऑफ हाई-फाई, मीनिंग ऑफ हाई-फाई, तो हाई फिडेलिटी होती है हाई-फाई का फुल फॉर्म, वाईफाई होता तो वायरलेस फिडेलिटी होती। तो यहाँ पर हाई-फाई का क्वेश्चन पूछा है, मीनिंग ऑफ हाई-फाई इज हाई फिडेलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पे। इन मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क्स वी आर यूजिंग आईपी वर्जन। तो आईपी एड्रेसिंग के लिए हम लोग अभी तक जो मोस्टली यूज करते आ रहे हैं वो है आईपी वर्जन 4, बट अब हम लोग आईपी वर्जन 6 की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो आईपी वर्जन 4 टू आईपी वर्जन 6 माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईपी वर्जन 4 में टोटल 32 बिट्स का इस्तेमाल होता है, डॉट डेसिमल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है, और आईपी वर्जन 4 में चूँकि हम लोग 32 बिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस कैन बी असाइंड विद द हेल्प ऑफ आईपी वर्जन 4। 42 नंबर क्वेश्चन है, फॉर इवन कनेक्शन विच पिन्स ऑफ RJ45 यूज्ड फॉर ट्रांस एंड रिसीव। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो होगा 1, 2 एंड 4, 5। इवन के लिए हम लोग 1, 2 एंड 4, 5 नंबर पिन का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने किस कंडीशन में कौन सा पिन आउट पिन कनेक्शंस इस्तेमाल किए जाने चाहिए, इसका मैंने एक वीडियो भी पोस्ट कर रखा है। आप चाहें तो पिन आउट डायग्राम टाइप करके मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। उसमें आपको हर एक सर्किट जो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में, उसमें केबल कैसे बनाएंगे और किस किस पिन का इस्तेमाल करना होता है, उसमें काफ़ी प्रिसाइजली बताया गया है। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है बट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, खास करके लाइन मेंटेनेंस स्टाफ्स के लिए। तो पिन आउट डायग्राम लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिलेगा वहाँ। उसमें ये इवन कनेक्शन को भी दिखाया गया है कि कैसे हम लोग इवन कनेक्टिविटी बनाएंगे कैट6 केबल के माध्यम से। जहाँ पर RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहाँ पर पिन संख्या 1, 2 ट्रांस के तौर पर, रिसीव के तौर पर, और 4, 5 को ट्रांस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या वाइस वर्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 43 चलते हैं। रिकवरी डाटा सेंटर्स, जो हमारे 5 यूटीएन के सर्वर लोकेशंस हैं PRS के संदर्भ में, उसमें से जो डाटा रिकवरी सेंटर है हमारा वो है सिकंदराबाद। आउट ऑफ 5, 4 हमारे एक्टिव सर्वर लोकेशंस हैं, और जो सिकंदराबाद है वो हमारा डाटा रिकवरी सर्वर लोकेशन है। ठीक है, तो एक्टिव सेंटर्स 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और जो सिकंदराबाद है 5th वन वो डाटा रिकवरी सर्वर है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि फॉइस वीसैट हब इज़ लोकेटेड एट। तो फॉइस के लिए जो हमारा सेंट्रल सर्वर लोकेशन है वो भी मुंबई, दिल्ली है, और वीसेट हब भी के लिए के कंडीशन में भी हमारा सेंट्रल लोकेशन दिल्ली है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इन DSLAM कनेक्शन विच मॉडेम इज़ यूज्ड। तो हम लोगों ने ADSL मॉडेम इस्तेमाल किया है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कॉपर केबल के ऊपर डेटा कनेक्टिविटी एक्सटेंड करने की टेक्नोलॉजी। इन DSLAM कनेक्शन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अपलोड बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन डाउनलोड बैंडविड्थ, अपलोड बैंडविड्थ इज लेस देन डाउनलोड बैंडविड्थ, अपलोड बैंडविड्थ इक्वल्स टू डाउनलोड बैंडविड्थ। तो DSLAM में हम लोग देख पा रहे हैं कि ADSL मॉडेम इस्तेमाल होता है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जहाँ पर ये एसिमेट्रिक कहने का मतलब ही ये हो गया कि अपलोड एंड डाउनलोड बैंडविड्थ आर नॉट इक्वल। बट कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो उसको अगर ध्यान से हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो ADSL में
upload bandwidth always less than the download bandwidth. So right option is here B1. Upload bandwidth is less than download bandwidth. तो ADSL के केस में यही है. तो ADSL का ना पूछ के यहाँ पर DSLAM पूछा जा रहा है, क्योंकि ADSL DSLAM के साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. 47 नंबर क्वेश्चन है, इन DSLAM इंटरनेट कनेक्शन इज मल्टीप्लेक्स्ड विथ एक्सचेंज डायल टोन एट. तो DSLAM के भीतर ही मल्टीप्लेक्सिंग होती है, डेटा एंड जो भी आपके वॉइस सिग्नल्स हैं उसको हम लोग DSLAM के अंदर ही मल्टीप्लेक्स करते हैं. और DSLAM का फुल फॉर्म ही होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर. सो मल्टीप्लेक्सिंग की जो प्रक्रिया होती है वो DSLAM के अंदर होती है. 48 नंबर क्वेश्चन अगेन DSLAM से रिलेटेड है कि इन DSLAM ADSL modem at subscriber end is connected to which side of splitters, which side of splitter. तो स्प्लिटर में हमने देखा है कि 3 पोर्ट होते हैं. एक होता है लाइन पोर्ट जो DSLAM की तरफ से जो कनेक्टिविटी आती है 2 वायर टेलीफोन लाइन के थ्रू, और जो उसका जो आउट सेक्शन है उसमें 2 पोर्ट होते हैं. एक होता है लो पास फिल्टर सेक्शन जिससे टेलीफोन कनेक्ट होता है, और जो हाई पास फिल्टर सेक्शन है उससे ADSL मॉडेम कनेक्ट होता है. तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ADSL मॉडेम के लिए पूछ रहा है एट सब्सक्राइबर एंड. अगर ये टेलीफोन के लिए पूछता तो उस टाइम ऑप्शन होता लो पास फिल्टर सेक्शन, यानी लो पास फिल्टर ऑफ द स्प्लिटर. लेकिन यहाँ ADSL मॉडेम पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा हाई पास फिल्टर ऑफ द स्प्लिटर. तो लो पास फिल्टर से 0 से 4 किलोहर्ट्ज की जो बैंड है हमारी वो लो पास फिल्टर से एक्सट्रैक्ट होगी और वो टेलीफोन के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होगी. और एबो 4 किलोहर्ट्ज की जो बैंडविड्थ है या बैंड है वो हम लोग ADSL मॉडेम के लिए इस्तेमाल करेंगे. सो 48 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है. 49 क्वेश्चन बहुत आसान है. टूल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ RJ45 पैच कॉर्ड. तो RJ45 पैच कॉर्ड बनाने के लिए हमें कौन सा टूल रिक्वायर्ड है, वो है क्रिम्पिंग टूल. 49 का सी क्रिम्पिंग टूल है. और अगर केबल बनाने के बाद अगर टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम लोगों को लैन टेस्टर चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क टेस्टर, लैन टेस्टर चाहिए टेस्ट करने के लिए. बनाने के लिए क्रिम्पिंग टूल और टेस्ट करने के लिए लैन टेस्टर. 50 नंबर क्वेश्चन है, DB लॉस ऑफ ए केबल कैन बी मेजर्ड बाय. DB लॉस, ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट करने के लिए हम लोग TMS किट का इस्तेमाल करते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. 51 नंबर क्वेश्चन है, सोफोमीटर. सोफोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लॉस, इंसर्शन लॉस, सिग्नल लेवल्स, परसेप्टिबल नॉइजेज ऑफ ए टेलीफोन सर्किट. तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है परसेप्टिबल नॉइज ऑफ ए टेलीफोन सर्किट, सोफोमेट्रिक टेस्ट, सोफोमेट्रिक नॉइज. 52 नंबर क्वेश्चन है, TMS set is used for measurement of return loss, signal levels, insertion loss या all of above. तो इस TMS किट से हम लोग सभी इस जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग लॉसेस के वो सब हम लोग टेस्ट करते हैं. स्टैंडर्ड लॉस इन OFC केबल ऑन 1310 नैनोमीटर वेवलेंथ 0.3 dB पर किलोमीटर. अगला क्वेश्चन है 1550 नैनोमीटर के लिए जो OFC की जो लॉसेस हैं वो क्या होंगे, वो 0.25 मीटर होगा. ठीक है. 53-54 OFC से रिलेटेड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर व्हाट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन 6 कॉर्ड केबल. तो 6 कॉर्ड केबल में 6 लिख ही दिया, इसका मतलब कि 6 कॉर्ड है. पेयर पूछते हैं तो 12 पेयर्स हो सकता था. एक पेयर में 4, एक कॉर्ड में 2 पेयर, 6 कॉर्ड में 12 पेयर्स. बट 6 कॉर्ड केबल में टोटल 6 कॉर्ड होते हैं. 4 कॉर्ड केबल में 4 कॉर्ड होंगे. ठीक है. अभी 56 नंबर क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ क्वाड केबल. तो लोडेड अनलोडेड कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग इसमें से 56 का
डी ऑप्शन भी हो सकता है ना, बट आज के डेट में हम लोग कहीं पर भी लोडिंग नहीं कर रहे हैं, यानी लोडेड क्वाड केबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ क्वाड केबल 470 ही हम लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना है। 57 नंबर क्वेश्चन है 6 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट 12 एम्पियर आवर आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइनल वोल्टेज एंड करंट कैपेसिटी क्या होगी। तो हमने पढ़ा है कि सेल्स को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट कैपेसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर तो वोल्टेज सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज हमारा बढ़ेगा, करंट कैपेसिटी सेम ही रहेगी, है ना। तो 6 सेल्स जोड़ रहे हैं हम लोग 2 वोल्ट को सीरीज में, तो 12 वोल्ट होगा, बट एम्पियर कैपेसिटी विल रिमेन सेम। सो ऑप्शन विल बी 12 वोल्ट 12 AH। और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता, वोल्ट वही रह जाता, 2 वोल्ट ही रहता, बट हमारा जो करंट कैपेसिटी होती वो 72 AH हो जाती। तो यहाँ सीरीज के लिए पूछा गया है, सो इन सीरीज वोल्ट लेवल विल बी इंक्रीज्ड बट करंट कैपेसिटी विल बी सेम। अगर ये पैरेलल के लिए पूछता तो वोल्टेज सेम रहता, करंट कैपेसिटी हमारी 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाती। ओके। 58 नंबर क्वेश्चन है इफ 2 वोल्ट सेल कनेक्टेड टू ए चार्जर ऑन फ्लोट मोड देन चार्जिंग वोल्टेज विल बी। तो फ्लोट मोड कह ही दिया, तो फ्लोट मोड कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो रेंज होगा वो 2.15 से 2.25 वोल्ट होगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है वोल्टेज ऑफ टिपिकल बैटरी सेट फॉर OFC इंस्टॉलेशंस। तो OFC इंस्टॉलेशंस जैसे STM है, मक्सेस हैं, हम लोग कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ओवर OFC इस्तेमाल करते हैं, तो सबके लिए हमारा जो वोल्टेज रेंज है वो -48 वोल्ट DC है। तो फिलहाल यहाँ के लिए हमारा 48 वोल्ट DC राइट ऑप्शन होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है चार्जिंग करंट इन ट्रिकल चार्जिंग करंट विल बी 1 मिली एम्पियर पर एम्पियर आवर। ये ट्रिकल चार्जिंग का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो चार्जिंग हम लोग करते हैं, चार्जिंग करंट जो हमें देना होता है बैटरीज़ को जो आइडल पड़ी हुई हैं, ट्रिकल चार्जिंग जहाँ करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग 1 मिली एम्पियर पर एम्पियर आवर के करंट के साथ में चार्ज करेंगे। 60 का C इज़ द राइट ऑप्शन। 61 है वैल्यू ऑफ ए 4 बैंड रेसिस्टेंस हैविंग कलर बैंड इन सीरियल 1 to 4 ऑरेंज रेड गोल्डन। तो ये इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी रेसिस्टेंस कैलकुलेशन का हमारा फार्मूला है 61 का। तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने साइड में कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही ऑप्शन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप चाहें तो पेन एंड पेपर मोड का सहारा ले सकते हैं। अगर सीखने के लिए आपको अगर सीखना है कि किस कलर में कितना कैसे वैल्यूज़ आती है, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने जो सर्च किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे इस तरीके का देखिए दिया भी है, चार्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे सिलेक्शन 4 बैंड के लिए कहा गया है, 3 बैंड है, 5 बैंड है, 6 बैंड है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये था 4 बैंड के लिए, है ना। तो 4 बैंड रेसिस्टेंस के लिए दिया गया है। तो इसमें जब हमने 4 बैंड सेलेक्ट किया तो सीक्वेंस पूछा है कि फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और जो टॉलरेंस कलर है हमारा वो क्या है। तो क्वेश्चन में था ऑरेंज रेड गोल्ड। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया पहले ऑरेंज, फिर ऑरेंज रेड एंड गोल्ड, और कैलकुलेट जब किया तो वैल्यू आया 3.3 किलो ओम ±5%। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा 3.3 किलो ओम ±5%।
5%। या फिर अगर पेन एंड पेपर मोड में से आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ऑरेंज का ये जो दिया हुआ है इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस चार्ट का उपयोग करते हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सिक्सटी 62 नंबर क्वेश्चन है, if number of turns in secondary coil of a transformer is increased then output voltage will। देखिए एक फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज रेशियोज का, वो ये है V1 बाई V2, यानी V1 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है, V2 सेकेंडरी वोल्टेज है ना। V1 इनपुट है, V2 आउटपुट है, और ये सामने नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो N1 यानी प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, और N2 सेकेंडरी साइड के। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि V2 इक्वल्स टू V1 इंटू N2 बाई N1। अगर N1 को हम कांस्टेंट रखें और V1 को भी कांस्टेंट रखें और N2 के कॉइल को अगर हम बढ़ाएं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को, तो आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो इंक्रीज्ड, है ना। तो ये जो फॉर्मूला कह रहा है V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, इस हिसाब से हमारा जो 662 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज विल increased if we increase the number of turns in a secondary coil। ठीक है, ओके। 63 नंबर क्वेश्चन है, इन a rectifier circuit LC combinations is used at the output of diodes to smooth the DC। ये ऑप्शन होगा to smooth the DC। 64 नंबर क्वेश्चन है, VHF फ्रीक्वेंसी ऑफ ART इज 147.975। हम लोगों ने पढ़ा है, बट किलो हर्ट्ज भी है, मेगा हर्ट्ज भी है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 147.975 के दो ऑप्शन हैं, किलो हर्ट्ज भी है एंड मेगा हर्ट्ज है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है VHF बैंड की वो सब मेगा हर्ट्ज रेंज की होती हैं। तो 147.975 मेगाहर्ट्ज इज द राइट आंसर। डायरेक्शन ऑफ EC सॉकेट शुड बी टुवर्ड। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ EC सॉकेट शुड बी टुवर्ड द ट्रैक साइड, अपोजिट ऑफ ट्रैक, कंट्रोलर साइड। तो हम लोग ये कंट्रोलर साइड के डायरेक्शन में EC सॉकेट को माउंटेड रखते हैं। 65 का C ऑप्शन। 66 नंबर है, रिंगिंग वोल्टेज इन ए हैंड क्रैंक्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर टाइप मैग्नेटिक टेलीफोन इज। रिंगिंग वोल्टेज पूछ रहा है ना, तो रिंगिंग वोल्टेज हमेशा 75 वोल्ट AC होता है। 66 का D होता है। ART टर्न्स आउट इन डे एंड नाइट के टाइम पे टर्न आउट टाइम पूछा गया है। तो ART का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 30 एंड 45 मिनट्स होता है। 30 मिनट्स इन अ डे एंड 45 मिनट्स इन नाइट। 67 B, नॉमिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ऑफ वॉकी टॉकी सेट विल बी 7.2 वोल्ट। ठीक है, 68 B हो गया। इनमार सेट यूजेस, इनमार सेट का मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। सो सैटेलाइट इसके नाम में ही है, जाहिर सी बात है कि हम लोग सैटेलाइट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 69 B होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 70 नंबर है, नंबर ऑफ वॉकी टॉकी सेट शुड बी अवेलेबल। तो एज पर रेलवे गाइडलाइन
हमारे वॉकी में 30 सेट्स अवेलेबल होने चाहिए वॉकी टॉकी के। 71 यू कैन फाइंड SATA केबल इन StatMux, VMux, डेस्कटॉप PC, डम्ब टर्मिनल। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है, SATA केबल कहाँ आपको मिल सकता है? तो SATA केबल हमारे डेस्कटॉप PC में भी अवेलेबल होता है और StatMux में भी अवेलेबल हो सकता है ना। तो मोस्टली आपने जो अभी तक केबल इस्तेमाल किया होगा SATA टाइप के, वो डेस्कटॉप PC में इस्तेमाल किया है और StatMux में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, 71 का A भी हो सकता है, बट मोस्टली हम लोग SATA केबल कंप्यूटर के केस में इस्तेमाल करते हैं। 72 नंबर है, which one is the global and open industry protocol which provide interoperability between network video products, NVR and IP cameras regardless of manufacturer? तो ONVIF जो ONVIF है, ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेरेंस फोरम, ये इसमें प्रोफाइल S एंड G दो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पसेस से। उसमें से जो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेटवर्क वीडियो कैम प्रोडक्ट्स के बारे में जो कह रहा है, तो जो G प्रोफाइल है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ONVIF G प्रोफाइल है ना। तो दो प्रोफाइल जो हम लोग रेलवे में जनरली इस्तेमाल करते हैं, G एंड S प्रोफाइल। मैं आपको दिखाता हूँ G एंड S प्रोफाइल के बारे में। आपको यहाँ टेलीकॉम हैंडबुक में भी होना चाहिए, सॉरी इसमें नहीं है। प्रोफाइल G, ओके, नो प्रॉब्लम। टेलीकॉम मैनुअल में ये स्पष्टता मेंशन किया हुआ है। चलिए हम टेलीकॉम मैनुअल को एक रेफर कर लेते हैं। इसमें पेज नंबर 60 में ये मेंशन है, आईपी कैमरे से रिलेटेड यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ है। इसमें ये दिया हुआ है, द सिस्टम दैट इज आईपी कैमराज, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स एंड सॉफ्टवेयर, वीडियो मैनेजमेंट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग शैल बी कंप्लायंट टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ONVIF, ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम, प्रोफाइल S एंड G फॉर द इंटरफेस ऑफ नेटवर्क वीडियो प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोफाइल S है वो डिफाइन करता है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, NVR एंड कैमरा। हाँ, मैंने प्रोफाइल G बोला था ना, सॉरी, ये प्रोफाइल S है। प्रोफाइल S डिफाइंस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, NVR और कैमरे के बीच में। और जो प्रोफाइल G है वो डिफाइन करता है NVR या जो वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और वो जो SD मेमोरी कार्ड कैमरे के भीतर लगा है। जैसे जब नेटवर्क नहीं होता है तो कैमरा कैप्चर करने के बाद वो जो फाइल्स हैं वो अपने SD मेमोरी में ही स्टोर करता रहेगा, और जैसे ही NVR के साथ में उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बन जाएगी तो वो पूरा फाइल NVR को हैंड ओवर कर देगा। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन NVR एंड SD मेमोरी कार्ड है, ये प्रोफाइल G में मेंशन है। प्रोफाइल G इस चीज़ को इंश्योर करता है। और कैमरा और NVR के बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो प्रोफाइल S है। तो हम लोग रेलवे में बेसिकली प्रोफाइल S एंड G ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन ONVIF के संदर्भ में है कि इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेटवर्क वीडियो प्रोडक्ट्स, NVR एंड IP कैमरा। सो हम यहाँ पर कौन सा प्रोफाइल लेके चलेंगे? प्रोफाइल S। प्रोफाइल S को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ONVIF भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ONVIF प्रोफाइल S, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेटवर्क वीडियो प्रोडक्ट्स, NVR एंड IP कैमरास। अगला क्वेश्चन है PTZ कैमरा के संदर्भ में कि
PTZ का फुल फॉर्म ही होता है पैन टिल्ट जूम। सो यहाँ पर T किसके लिए डिनोट कर रहा है, T किसके लिए यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, पैन टिल्ट एंड जूम, है ना। तो 73 का जो ऑप्शन है वो है टिल्टिंग, यानी जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द कैमरा है उसको हम लोग टिल्टिंग कहते हैं, टिल्ट कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, टिल्ट यानी 360 डिग्री हम मूव करा पाते हैं PTZ कैमरा को, तो वो जो टिल्टिंग फीचर है इसका मतलब है कि वो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से हम उसको मूव करा सकते हैं। तो T रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 74 है VGA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। वीडियो ग्राफिक एरे इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे HDMI का हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस बोलते हैं, वैसे VGA को वीडियो ग्राफिक एरे बोलते हैं। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है तो अभी इसको छोड़ते हैं। आई थिंक HDMI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हिंदी में मैं देख पा रहा हूँ कि HDMI केबल किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो HDMI केबल हम लोग वीडियो सिग्नल ले जाने के लिए इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन वीडियो से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो इसमें होंगे। तो आई थिंक इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ पा रहा हूँ जिसमें ये सभी में मॉनिटर या मॉनिटरिंग या वीडियो सिग्नल के संदर्भ में सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल ऑल ऑफ द अबव टाइप का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, है ना। चलिए, SD TV टू PC पहला ऑप्शन है, SD मॉनिटर टू PC दूसरा ऑप्शन है, NVR टू वीडियो वॉल ये तीसरा ऑप्शन है। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं क्योंकि क्वेश्चन HDMI से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSPF के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि OSPF हम लोग OSPF है या क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, लीव इट। 77 नंबर है कि रूटिंग OSPF लेयर नंबर 3 में काम करता है। तो 77 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि बीस पेयर FIJP में 13th पेयर का कलर कोड क्या होगा। 13th पेयर का कलर कोड क्या होगा, वाइट रेड ब्लैक। तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक की सीरीज में आएगा और तीसरे नंबर पर आएगा। तो ब्लू ऑरेंज ग्रीन और ब्लैक हमारा ऑप्शन होना चाहिए। 78 का सी होना चाहिए। 79 क्वेश्चन नंबर क्या है, केबल रूट पर केबल मार्कर जो है वो हम लोग कितने मीटर पर प्लेस करते हैं। तो 50 मीटर पर प्लेस करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, SM फाइबर में सिंगल मोड फाइबर में कोर और क्लैडिंग का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, है ना। सिंगल मोड फाइबर कोर एंड क्लैडिंग डायमीटर आर। सिंगल मोड में कोर का जो डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। आप चाहें तो इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। सिंगल मोड का कोर डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है और क्लैडिंग का जो डायमीटर है यानी डायमीटर ऑफ क्लैडिंग जो है वो 125 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। कोर और क्लैडिंग का डायमीटर पूछा जा रहा है। ठीक है ना। ये 81 नंबर क्वेश्चन है, इन EC सॉकेट पिन नंबर 16 is used for
इधर ट्रांस और रिसीव, है ना। तो 1.6 इस्तेमाल किया जाता है रिसीव के लिए और 2.5 इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांस के लिए। यहाँ जो पिन नंबर जो मेंशन किया गया है, पिन नंबर 1 and 6 इज यूज फॉर रिसीव एंड पिन नंबर 2 and 5 फॉर ट्रांस, तो ये मेंशन किया गया है कंट्रोलर के हिसाब से, है ना। तो कंट्रोलर साइड आप मान सकते हैं इसको, 1 and 6 रिसीव कंट्रोलर का और 2 and 5 ट्रांस कंट्रोल साइड का। ओके, हम लोग डायलिस 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा गया है कि किस टूल को इस्तेमाल किया जाता है फाइबर को 90 डिग्री पर कट करने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि फ्यूजन स्प्लाइसिंग के टाइम पर हम लोग फाइबर को क्लीव करते हैं, यानी 90 डिग्री पर कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीवर। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन भी OFC से रिलेटेड है कि देयर आर 6 नंबर ऑफ ट्यूब्स एंड 4 नंबर ऑफ फाइबर इन ईच ट्यूब ऑफ ए 24 फाइबर OFC केबल। तो 6 ट्यूब होती हैं और एक ट्यूब में एक ट्यूब में 4 फाइबर होती हैं। ठीक है, देयर आर 6 नंबर ऑफ ट्यूब्स एंड 4 नंबर ऑफ फाइबर्स इन ईच ट्यूब। ओके, 83 का सी ऑप्शन होना चाहिए। 84 नंबर क्वेश्चन है कन्वेंशनल मैग्नेटोफोन वर्क्स ऑन 3 to 4 वोल्ट DC। ठीक है, ये हमारा 3 to 4 वोल्ट DC हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक LC गेट फोन विथ सेंट्रलाइज्ड पावर सप्लाई एट स्टेशंस वर्क ऑन। इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन कह रहा है, दैट मीन्स आपका मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। तो वहाँ पर हम लोग सप्लाई 12 वोल्ट मास्टर को देते हैं और 24 वोल्ट हम लोग गेट टेलीफोन्स को देते हैं, स्लेब्स को। ठीक है, 12 and 24। कितने CCU यूज्ड होते हैं IPIS में? तो जाहिर सी बात है कि 2 PC इस्तेमाल होते हैं, 2 CPUs इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा 86 का B ऑप्शन होगा। If a CGDB fails, it should affects all boards of that platform। क्वेश्चन CGDB के संदर्भ में पूछा गया है, IPIS का पूछा गया है कि अगर एक CGDB फेल होता है तो ये किसको अफेक्ट करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है RDSO का स्पष्ट पॉलिसी है कि इफ़ a CGDB fails, no board should be affected। तो 87 का B होगा। Line matching transformer is used in PA system for voltage matching। C option is the right one। Total data rate of PRI is 2.048 Mbps, है ना। 2048 kbps हो सकता है, बट यहाँ Mbps दिया है तो 2.048 Mbps होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है E&M सिग्नलिंग के लिए कितने तार इस्तेमाल किए जाते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि E&M सिग्नलिंग के लिए कितने तारों की आवश्यकता होती है। E&M सिग्नलिंग के लिए 2 वायर और 4 वायर बोथ सर्किट्स आर एप्लीकेबल। सो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 वायर और 4 वायर के संदर्भ में अनक्लियर्ड है, बट हम लोग 2 और 4 दोनों का इस्तेमाल करते हैं। 2 वायर सर्किट भी इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड सर्किट का इस्तेमाल करके हम लोग E&M सिग्नलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, E&M फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 वायर के थ्रू भी हम लोग E&M का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है कि 2 and 4 बोथ आर लुकिंग करेक्ट। सो
तो इसको भी होल्ड करते हैं। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन है MOV मेटल ऑक्साइड वारिस्टर इज मोस्टली सीन इन विच टाइप प्रोटेक्शन मॉड्यूल्स एज ए वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्टर, है ना। तो सर्ज सप्रेशर के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोस्टली ये D टाइप के जो हमारे प्रोटेक्शन मॉड्यूल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डेटा टाइप इक्विपमेंट्स, जो डेटा इक्विपमेंट्स हैं उनमें हम ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो 91 का D हो गया। क्लास D टाइप SPDs में MOV का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। 92 है RE एरिया में कौन से कंट्रोल सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो TPC, TLC, रिमोट कंट्रोल्स एंड ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव इज द राइट वन। DTMF में अगर एक की को प्रेस करते हैं तो कितने टोन जनरेट होते हैं, ये है सवाल 93 नंबर। तो हम जानते हैं कि 2 टोन जनरेट होते हैं, इसलिए इसको डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है इन इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम। तो कंडेंसर जॉइंट की भी जरूरत नहीं है, लोडिंग कॉइल जॉइंट की भी जरूरत नहीं होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B। 95 नंबर क्वेश्चन है RE इन RF cable paper in RE cable paper is used to reduce which one? क्रॉसटॉक को रोकने के लिए हम लोग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन है इंसुलेशन टेस्ट ऑफ केबल इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन टेस्टर, जिसको हम लोग मेगर भी कहते हैं। फाइबर यूज्ड इन रेलवे इज विच वन? मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। तो हम लोग सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है इन SDH सिस्टम्स बीट इंटरलीविंग इस्तेमाल होता है या बाइट इंटरलीविंग होता है? तो हमने पढ़ा है SDH में हमेशा बाइट इंटरलीविंग इस्तेमाल होता है और PDH में बीट इंटरलीविंग इस्तेमाल होता है। 99 क्वेश्चन नंबर है टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल विच मॉड्यूलेशन इज यूज्ड? तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के थ्रू हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। टर्मिनल मक्स यूज्ड एट, टर्मिनल मक्स हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो वे स्टेशन पर इस्तेमाल करते हैं, सॉरी टर्मिनल मक्स कह रहा है ना। टर्मिनल मक्स हम लोग हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन ऑफ सेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ मक्स लिखा हुआ है, टर्मिनल मक्स। तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन ऑफ सेक्शन में हम लोग टर्मिनल मक्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ तक 100 हो चुके हैं। आगे है हमारा राजभाषा के 10 क्वेश्चंस। तो राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु गौ क्षेत्र में आता है, सी यहाँ पर होगा, है ना। ओके, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह गौ क्षेत्र में आता है। चंडीगढ़ बी के तहत वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? चंडीगढ़ भी हो सकता है, दमन दीव भी हो सकता है, दादरा और नगर हवेली भी है, यानी सभी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश ख क्षेत्र में आते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को।
वर्तमान समय में राजभाषा विभाग भारत सरकार का प्रभार किसके पास है? तो गृह मंत्री के पास है। ओके। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है ना? यहाँ पे राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा लिखा हुआ है, बट हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो है राजभाषा। 107 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। नियम 5 में ये लिखा हुआ है। 108, राजधानी दिल्ली किस भाषाई क्षेत्र में है? तो का क्षेत्र में आता है। और 109 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार पत्राचार की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख, ग क्षेत्र में। और अंतिम सवाल है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार क क्षेत्र से क क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार का जो प्रतिशत है वो 100% है। पत्राचार का प्रतिशत 100 है। तो इस तरीके से ये पेपर जो हमने अभी स्टार्ट किया था, ये 110 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको किसी सवाल में कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन पे अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट रेज करना। मैं कोशिश करूँगा कि सही उसका जो जस्टिफाइड आंसर है वो आपके तक पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद।